Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 20th April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. Tracheostomy is usually performed between the tracheal rings of cartilage of. आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इमरजेंसी के दौरान की जाने वाली ट्रेक्योस्टोमी सर्जरी नेक में पाए जाने वाली ट्रेकियल रिंग्स में किस लोकेशन पर की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। The right answer is option B. Tracheostomy is an emergency procedure that is done to maintain or open the obstructed airway. Emergency tracheostomy, it is usually performed between third and fourth tracheal rings. अगर एग्जामिनर आपसे ये बात पूछे कि एमरजेंसी ट्रैक्योस्टोमी को कहाँ परफॉर्म किया जाता है तो आप बताएंगे थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग पर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोफाइलैक्टिक ट्रेक्योस्टोमी किस लोकेशन पर परफॉर्म की जाती है तो आप बताएंगे सेकंड और थर्ड या थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग के बीच में। एमरजेंसी ट्रेक्योस्टोमी सर्जरी एमरजेंसी सिचुएशंस में एयरवे को मैनेज करने के लिए की जाने वाली सर्जरी है, लेकिन प्रोफाइलैक्टिक ट्रेक्योस्टोमी उस समय परफॉर्म की जाती है जब पेशेंट में किसी डिजीज कंडीशन के कारण एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू IgE मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज इज कॉल्ड। किस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर IgE का सिक्रीशन देखा जाता है। टाइप 4, टाइप 1, टाइप 3 या फिर टाइप 2। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टाइप 1। IgE मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने पर देखा जाता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किन किन सिचुएशंस में हो सकती है। मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई मेडिसिन ली और अचानक उसे सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुई। इस कंडीशन को हम एनाफाइलैक्सिस के नाम से जानते हैं और ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का उदाहरण है। इसके अलावा अर्टिकेरिया जैसी स्किन एलर्जी कंडीशन, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कंडीशन, इन सभी में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाती है। Next question, a nurse is teaching a client with an acute exacerbation of colitis about the most appropriate diet. Which food selected by the client indicates that the dietary teaching is effective? एक ऐसा पेशेंट जिसमें कोलाइटिस हुआ था और उसका एग्जर्बेशन हो चुका है, यानी मैक्सिमम सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, डिजीज अपने पीक लेवल पर है। इस सिचुएशन में कौन सा फूड सब्सटेंस पेशेंट द्वारा सेलेक्ट करने पर आप ये मानेंगे कि उसे दी गई टीचिंग इफेक्टिव है। ऑरेंज जूस, स्क्रैम्बल्ड एग्स, वनीला मिल्क शेक या फिर क्रीम्ड पोटैटो सूप। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, स्क्रैम्बल्ड एग्स। कोलाइटिस की सिचुएशन में हम पेशेंट द्वारा स्क्रैम्बल्ड एग्स को सेलेक्ट करने पर एप्रोप्रिएट डाइट के रूप में मानेंगे। लेट्स सी द रैशनल। दिस इज लो रेजिड्यू एंड लेस इरिटेटिंग टू द कॉलोन देन अदर फूड्स। कोलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन या कॉलोन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे पर्सन फूड कंटेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट और डायरिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं।
इस सिचुएशन में पेशेंट को उन फूड सब्सटेंस को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि उसकी इंटेस्टाइन को किसी भी प्रकार से इरिटेट ना करें। Ulcerative colitis is a inflammatory bowel disease that causes inflammation and ulcers in your digestive tract. Ulcerative colitis affects the innermost lining of your large intestine, colon and rectum especially. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। If the symptoms get severe, the condition is known as exacerbation. जब कभी भी आप किसी डिजीज के आगे एक्सरबेशन शब्द लिखा देखें तो इसका मतलब है ये डिजीज उस पेशेंट में इस समय पीक लेवल पर है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी में है। ऑप्शन 1 के अंदर दिया गया था ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस के अंदर सेल्यूलोज होता है जो कि इरिटेशन के दौरान कोलोन को इरिटेट करता है, साथ ही साथ प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए इस पेशेंट द्वारा ऑरेंज जूस का सिलेक्शन गलत सिलेक्शन माना जाएगा। ऑप्शन 3 और 4 के अनुसार मिल्क में लैक्टुलोज होता है जो कि कोलोन को इरिटेट कर सकता है, इस कारण हमें मिल्क प्रोडक्ट इस पेशेंट को नहीं देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द BMI बाय। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस फॉर्मूला को सेलेक्ट करना है जिसके द्वारा हम BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में कहता है हाइट इन मीटर स्क्वायर अपॉन वेट इन केजी। ऑप्शन बी वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी वेट इन पाउंड अपॉन हाइट इन फीट। ऑप्शन डी वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। The correct answer is option B, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें पेशेंट का वेट किलोग्राम्स में पता होना चाहिए और उसकी कितनी हाइट है, लंबाई है, उसे हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करके हम एग्जैक्टली पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। रिसेंट एग्जाम में बॉडी मास इंडेक्स में अंडरवेट, ओवरवेट, ओबेसिटी कितने स्कोर आने पर मानी जाती है, ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 18.5 से कम मिले तो आप इस पेशेंट को अंडरवेट पेशेंट मान के चलेंगे। अगर किसी पेशेंट में जो BMI है 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आता है तो ऐसे पेशेंट को हम नॉर्मल वेट वाला पेशेंट मानेंगे, यानी इसका वजन इसकी हाइट के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है। अगर किसी पर्सन का BMI 25 से लेकर 9.9 के बीच में है तो हम इस पेशेंट को ओवरवेट कैटेगरी में रखेंगे, यानी इस पेशेंट के अंदर बॉडी वेट नॉर्मल से ज़्यादा है। इसे अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ख्याल रखना आवश्यक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ओबेसिटी की। अगर किसी पर्सन का BMI 30 या इससे ज़्यादा हो जाए तो इस प्रकार के पेशेंट को हम ओबेस पेशेंट कहते हैं, ओबेसिटी वाले पेशेंट कहते हैं, मोटापे से ग्रसित पेशेंट कहते हैं। इन्हें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, ईटिंग हैबिट्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए, साथ ही साथ इन्हें वो सभी प्रोसीजर्स इस्तेमाल करने चाहिए जो कि इनके BMI को नॉर्मल लेवल में लाने के लिए इसेंशियल हो। आप सब भी अपनी हाइट और वेट के अनुसार अपना BMI कैलकुलेट करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज़। किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं? पार्किंसंस डिजीज़, माइस्थेनिया ग्रेविस, कुशिंग सिंड्रोम। ऑप्शन A and B both are same. This is the technical error. The right answer is option C. माइस्थेनिया ग्रेविस की सिचुएशन में हम नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए करते हैं।
Neostigmine is used as an antidote for anticholinergic intoxication. अगर किसी पर्सन में एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन के कारण कोई एडवर्स रिएक्शन डेवलप होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एज अ एंटीडोट हम नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, ट्रीटमेंट फॉर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलियस. नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड का इस्तेमाल माइस्थेनिया ग्रेविस, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड और इलियस जैसी कंडीशन के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है. इलियस इज अ मेडिकल टर्म फॉर दिस lack of movement somewhere in intestine that leads to build-up and potential blockage of food material. अगर किसी पेशेंट में इंटेस्टाइन के इलियस वाले हिस्से में पेरिस्टालसिस मूवमेंट ना हो और इन मूवमेंट के ना हो पाने के कारण फूड का बिल्डअप या ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए उस जगह पर, तो इस सिचुएशन को हम इलियस के नाम से जानते हैं. याद रखिएगा, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. जो फर्स्ट पार्ट होता है स्टमक से जुड़ा होता है, इसे हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं. सेकंड मिडिल पार्ट जेजुनम के नाम से जाना जाता है और जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम इलियम के नाम से जानते हैं. एन इलियस कैन लीड टू एन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. और इलियस कंडीशन में फूड कंटेंट के ब्लॉकेज के कारण इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. दिस मीन्स नो फूड मटेरियल, गैस और लिक्विड कैन गेट थ्रू. इट कैन अकर एज अ साइड इफेक्ट आफ्टर सर्जरी. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सर्जरी के बाद इंटेस्टाइन की मूवमेंट का एब्सेंट होना पैरालाइटिक इलियस के नाम से जाना जाता है और ये सर्जरी के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कॉम्प्लिकेशन भी है. इस क्वेश्चन को भी प्रीवियसली पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ डिस्पोजेबल यूज्ड इन कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन. कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन के लिए हमें डिस्पोजेबल्स की कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है? इंसिनरेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेव, aseptic technique. The right answer is option A, it is incineration. The best method for disposable on concurrent infection is incineration. अगर आपसे concurrent डिसइंफेक्शन का बेस्ट मेथड पूछा जाए तो आप बताएंगे इंसिनरेशन. इंसिनरेशन का मतलब है किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को जला देना, सिंपल. अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन होता क्या है. एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट measures as soon as possible after discharge or of infectious material from the body of an infected person or after soiling of an article which infectious discharge. जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और इस पेशेंट के द्वारा एडमिशन पीरियड के दौरान जिन आर्टिकल्स का उपयोग किया जा रहा है, इन कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स का डिसइंफेक्शन कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन के नाम से जाना जाता है. इसके साथ ही सेकेंड टाइप का डिसइंफेक्शन मेथड होता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन मेथड. ये मेथड पेशेंट द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी आर्टिकल्स को पेशेंट के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद या उसकी डेथ होने के बाद इस्तेमाल किया जाता है. अगर समराइज्ड वे में सिंपली हम बताएं तो डिसइंफेक्शन का मतलब है कि पेशेंट द्वारा यूज़ किए गए आर्टिकल्स को साफ करना, स्टरलाइज करना, क्लियर करना. अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है और इस दौरान ही आर्टिकल्स को साफ सफाई की जा रही है तो ये कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन है. और अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद पेशेंट द्वारा यूज़ किए गए आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करना टर्मिनल डिसइंफेक्शन के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पेशेंट असाइनमेंट नीड स्पेसिफिक पर्सोनल. आपको इन चारों ऑप्शंस में से
उस टाइप को सेलेक्ट करना है जिसमें स्पेसिफिक पर्सोनल की आवश्यकता होती है। पेशेंट मेथड, फंक्शनल मेथड, टीम मेथड एंड नन ऑफ द अबव। The right answer is option B. It is functional method. Let's see what is exactly functional method or functional nursing. This kind of nursing modality is task oriented in which a particular nursing function is assigned to each worker. हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर के लिए किसी एक हेल्थ पर्सोनल को एक विशेष टास्क देना फंक्शनल नर्सिंग का उदाहरण है। One registered nurse may be responsible for giving medication, another nurse is for admission and discharge, while nursing attendants change lining, providing hygiene care or do simple procedures for which they are trained. अगर हम एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करना चाहें तो हम ये मान सकते हैं कि एक नर्स जो कि सभी वार्ड में मौजूद पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन देने का काम करेंगी, एक पर्सन या एक नर्स एडमिशन का काम करेगी, एक अलग नर्स सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स को डिस्चार्ज करने का काम करेगी। ये सभी पेशेंट के लिए एक ही प्रकार का काम करने वाली हेल्थ पर्सोनल्स हैं। This method divide the work to be done with each person being responsible to the head or senior nurse. अब इस प्रकार से पर्टिकुलर काम को किसी पर्टिकुलर नर्स को असाइन करने के बाद उन्हें अपने सीनियर या हेड नर्स को रिपोर्ट करना होता है। It is the best system that can be said when there are many patients and personals, nurses are few. फंक्शनल नर्सिंग उन स्थानों पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है जहां पर नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हों और हेल्थ पर्सोनल्स काफ़ी कम हों। इट इज़ सुटेबल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म यूज़। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लंबे समय तक हम इस प्रोसेस से केयर नहीं दे सकते। इट इज़ गुड फॉर ओनली शॉर्ट टर्म पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से जुड़ा है ये क्वेश्चन। फंक्शनल नर्सिंग इज़ अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग। फंक्शनल नर्सिंग क्या है यह आपको बताना है। इक्विपमेंट केयर, केयर ऑफ रिकॉर्ड्स, केस मैनेजमेंट, पेशेंट केयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। फंक्शनल नर्सिंग इज अ मेथड ऑफ पेशेंट केयर। जब भी आपसे कोई पूछे कि फंक्शनल नर्सिंग क्या है तो आप बताएंगे पेशेंट को केयर देने का एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग। किसी न्यूबॉर्न बेबी में मैच्योरिटी कितनी है इस चीज़ को रेट करने के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं। अबगार स्कोर, बेलार्ड स्कोर, चैंडेलर्स स्कोर या फिर ऑलैंडर्स स्कोर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेलार्ड स्कोर। याद रखिएगा बेलार्ड स्कोर न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल है। न्यूबॉर्न फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज measured by Apgar score. Its minimum score is 0 and maximum 10. Priority given to heart rate rather than respiratory because after birth all newborn respiration pattern is irregular and newborn maturity is measured by Ballard score. अपगार स्कोर जो है जन्म के बाद बच्चे का शरीर कितना विकसित है और नए एनवायरनमेंट में कितना एडजस्ट हो पाया है इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्जीनिया अपगार द्वारा इस अपगार सिस्टम को दिया गया था। अपगार स्कोर न्यूबॉर्न बेबी के जन्म के बाद 1 मिनट और 5 मिनट पर परफॉर्म किया जाने वाला प्रोसीजर है। अपगार स्कोरिंग सिस्टम में मिनिमम स्कोर 0 है जो कि बच्चे के डिस्ट्रेस होने में बताता है और इस सिचुएशन में न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन प्रोसीजर हमें तुरंत शुरू करना होता है।
अगर बच्चे में अपगार स्कोर 7 से 10 के बीच में है तो हमें किसी भी प्रकार की एडिशनल केयर देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा कंफर्टेबल है और इजीली सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर सर्जिकल असेप्सिस। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि सर्जिकल असेप्सिस टेक्निक का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए, कीप द स्टेराइल फील्ड ड्राई। हमेशा हमें ओटी के अंदर जो स्टेराइल फील्ड है उसे ड्राई रखना चाहिए। ऑप्शन बी, ऑलवेज फेस द स्टेराइल फील्ड। हमें हमेशा स्टेराइल फील्ड की तरफ फेस करके रहना चाहिए। ऑप्शन सी, कीप स्टेराइल इक्विपमेंट अबव द वेस्ट। ऑपरेशन थिएटर में प्रोसीजर ओटी सर्जरी के दौरान हमें हमेशा स्टेराइल इक्विपमेंट्स को अपनी वेस्ट लेवल यानी कमर से थोड़ा ऊपर रखना होता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमेशा याद रखें, ऑपरेशन थिएटर में प्रोसीजर के दौरान हमेशा आपको स्टेराइल फील्ड को ड्राई रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की जर्म ग्रोथ कंटेमिनेशन नहीं हो पाए। इसके अलावा आपको हमेशा स्टेराइल फील्ड की तरफ ही फेस करके रहना चाहिए और स्टेराइल इक्विपमेंट्स को हैंडल करते समय इसे आप हमेशा अपने वेस्ट लेवल से ऊपर रखेंगे। ये सभी सर्जिकल एसेप्सिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉइजनिंग अकर्स विद इन हाउ मैनी आवर्स ऑफ फूड इंजेक्शन। अगर किसी पर्सन के द्वारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया द्वारा पॉइजनस फूड इनटेक किया गया तो कितने समय बाद उसे पॉइजनिंग के सिम्टम्स आएंगे? 6 to 8 आवर्स, 2 to 4 आवर्स, 5 to 12 आवर्स या 12 to 36 आवर्स? The right answer is option B. It is 2 to 4 hours. Staphylococcus food poisoning is a gastrointestinal illness with toxins produced by bacterium Staphylococcus aureus bacteria. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया द्वारा फूड यदि कंटैमिनेटेड है तो इस फूड के इनटेक के बाद इस बैक्टीरिया द्वारा इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन किया जाता है जिससे पेशेंट में एडवर्स सिम्टम्स डेवलप होते हैं और ये सिम्टम्स इस डाइट को लेने के लगभग 30 मिनट बाद देखे जाते हैं। कई बार ये 8 घंटे बाद भी देखने को मिलते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, फूड पॉइजनिंग होने पर वॉमिटिंग एंड डायरिया इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग पेनिसिलिन इंजेक्शन द नर्स ऑब्जर्व्स अ फाइन रैश ऑन पेशेंट स्किन, इमीडिएट नर्सिंग एक्शन वुड बी। किसी पेशेंट में आप पेनिसिलिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहे हैं और इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के दौरान ही पेशेंट की बॉडी पर रैशेस डेवलप हो जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, तो इस सिचुएशन में आप तुरंत कौन सा नर्सिंग एक्शन लेंगे? ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विद सीपीएम। हम इस मेडिसिन को सीपीएम के साथ एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एंड नोटिफाई द फिजिशियन। हम पूरी डोज को एडमिनिस्टर करने के बाद फिजिशियन को इस इवेंट के बारे में बताएंगे। या फिर ऑप्शन सी, विदहोल्ड द मेडिकेशन एंड नोटिफाई द फिजिशियन। हम मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन रोक देंगे और पहले जाकर फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। या फिर अप्लाई आइस पैक्स ऑन रैशेस। रैशेस अपीयर जहाँ पर हुए हैं उस जगह पर आइस पैक अप्लाई कर देंगे। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम्स के लिए स्पेशली। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
withhold the medication and notify the physician। जब भी आप किसी पेशेंट के अंदर पेनिसिलिन ग्रुप की कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो उससे पहले टेस्ट डोज को पेशेंट में एडमिनिस्टर करना चाहिए, यानी इंट्राडर्मली उसे इंजेक्ट करना चाहिए, एएसटी करनी चाहिए। एएसटी करने के बाद अगर स्किन में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी या रैशेज नहीं डेवलप होते हैं तब आप पेशेंट में पूरी डोज जो कि प्रिस्क्राइब की गई है एडमिनिस्टर करें। अगर आप पेशेंट में एडमिनिस्टर बिना एएसटी किए ही पेनिसिलिन का कर रहे हैं और अचानक उसकी बॉडी पे रैशेस डेवलप होते हैं, इचिंग होती है या किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी या डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो तुरंत आप इस मेडिसिन को का एडमिनिस्ट्रेशन रोक देंगे और फिजिशियन को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। ये सबसे सही एक्शन माना जाएगा। Withdrawal of drug if your doctor determine that you have penicillin allergy or likely allergy, discontinue the drug is the first step in treatment. Let's see what is antihistamines. Your doctor may prescribe an antihistamine or recommend an over-the-counter antihistamines that can block immune system chemicals activated during the allergic reaction. अगर पेनिसिलिन की एलर्जी होती है तो इस सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा एंटीहिस्टामिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स इस पेनिसिलिन द्वारा हो रहे एडवर्स इफेक्ट्स को रोकती है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is most significant symptom of hypokalemia? अगर किसी पेशेंट में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से कम होता है, 3.5 से कम होता है, तो इस सिचुएशन में हमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, मसल वीकनेस होगी, मसल्स इरिटेबिलिटी होगी या फिर हाइपरटेंशन होगा। The right answer is option B, मसल वीकनेस। पोटेशियम की कमी होने से मसल्स वीकनेस एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के रूप में देखी जाती है। अगर आपसे यहाँ हार्ट से रिलेटेड सिम्टम यदि पूछा जाता तो आप बता सकते थे अरिथमियाज, डिसरिथमियाज। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, persecutory delusion is more common in। persecutory delusion किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं? ईटिंग डिसऑर्डर्स में, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में, एमडीपी में, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में। The right answer is option B, पर्सिक्यूटरी डेल्यूशन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अ पर्सन विथ पर्सिक्यूटरी डेल्यूशन इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज रियलिटी। दे स्ट्रांगली बिलीव पीपल और ग्रुप लाइक द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू हार्म देम। पर्सिक्यूटरी डेल्यूशन वह फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ कंडीशन होती है जिसमें पर्सन ये मान लेता है कि कोई उसे मारना चाहता है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस प्रकार के पेशेंट जो कि पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से सफरिंग होते हैं, उन्हें हमेशा ये लगता है कि उसके आसपास के लोग या कोई ग्रुप या गवर्नमेंट के कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं। These beliefs are often unrealistic or bizarre. Persecutory delusion frequently appears in mental health disorders like schizophrenia and schizoaffective disorders. पर्सिक्यूटरी डेल्यूशन अक्सर हमें सीजोफ्रेनिया और सीजोअफेक्टिव पेशेंट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रेविडा 3 पैरा 0 इज एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट। द डॉक्टर परफॉर्म्स एन एमनियोटॉमी। विच ऑब्जर्वेशन वुड द नर्स एक्सपेक्टेड टू मेक आफ्टर एमनियोटॉमी? एक प्रेग्नेंट वुमेन जो कि ग्रेविडा 3 पैरा 0 थी और डिलीवरी यूनिट में एडमिट हुई। डॉक्टर द्वारा इस वुमेन में एमनियोटॉमी परफॉर्म की गई। एमनियोटॉमी के बाद
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कौन सा होना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, फीटल हार्ट टोन 160 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन बी, moderate amount of straw colored fluid. Option C, small amount of greenish fluid. Option D, a small segment of amniotic umbilical cord. The right answer is option B. It is a moderate amount of straw colored fluid. एमनियोटॉमी क्या है इसे हम जान लेते हैं। एन एमनियोटॉमी इज एन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इज स्ट्रॉ कलर्ड एंड ऑडरलेस। जब भी प्रेगनेंसी के दौरान वुम्ब में जो बेबी होता है उसे दो लेयर्स कवर करके रखती हैं। जो इनसाइड लेयर होती है, अंदर वाली लेयर होती है, उसे हम एमनियन कहते हैं और बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम कोरियन कहते हैं। इन दोनों लेयर्स के अंदर बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड का काम है बेबी को प्रोटेक्शन देना। डिलीवरी के दौरान इस बैग ऑफ मेम्ब्रेन को हम आर्टिफिशियली यदि रप्चर कर दें कट लगाकर, तो ये प्रोसीजर एमनियोटॉमी के नाम से जाना जाता है। डिलीवरी के दौरान जैसे ही हम आर्टिफिशियली इस बैग को रप्चर करते हैं, कट लगाते हैं, यहाँ से जो फ्लूइड निकलता है बाहर वो कैसा होना चाहिए इसी बारे में आपको पूछा गया था। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है नॉर्मली स्ट्रॉ कलर्ड और ऑडोरलेस होना चाहिए, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होनी चाहिए। फीटल हार्ट टोन्स 160 इंडिकेट टैकीकार्डिया and greenish fluid is indicative of meconium, so answer A and C incorrect. अगर एमनियोटॉमी प्रोसीजर के बाद बच्चे की हार्ट रेट 160 बीट्स पर मिनट है तो इसका मतलब है बच्चे में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का डिस्ट्रेस है और ये सही नहीं है। एमनियोटॉमी के बाद यदि एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है तो इसका मतलब है बच्चे ने अपना फर्स्ट स्टूल यानी म्यूकोनियम पास कर दिया है और ये म्यूकोनियम उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है और ये सही नहीं माना जाएगा। इफ द नर्स नोट्स द अम्बिलिकल कॉर्ड, द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग अ प्रोलैप्स्ड कॉर्ड, सो आंसर डी इज इनकरेक्ट एंड वुड नीड टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। अगर एमनियोटॉमी के बाद फ्लूइड के साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आ जाती है तो इस सिचुएशन को हम नॉर्मल नहीं मान सकते। एमनियोटॉमी के बाद फ्लूइड के साथ साथ कॉर्ड का बेबी से पहले बार आना कॉर्ड प्रोलैप्स के नाम से जाना जाता है और इस सिचुएशन में तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करना सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ पेल्विस एला ऑफ बोथ साइड्स आर एब्सेंट। पेल्विस में किस प्रकार के पेल्विस में दोनों तरफ के एलास मिसिंग होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन ए, रॉबर्ट्स पेल्विस। ऑप्शन बी, काइफोटिक पेल्विस। ऑप्शन सी, नेगल्स पेल्विस। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। The right answer is option A. It is Robert's pelvis. रॉबर्ट्स पेल्विस में दोनों तरफ के एला ऑफ पेल्विस एब्सेंट्स होते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, नेगल्स पेल्विस और रॉबर्ट्स पेल्विस। इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर पेल्विस का एक तरफ का एला अगर मिसिंग है तो इसे आप नेगल्स पेल्विस के नाम से जानते हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर दोनों ही साइड के पेल्विक एला मिसिंग हो तो इसे हम रॉबर्ट्स पेल्विस के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरल एलिमेंट विच इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन।
थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस में कौन सा मिनरल इम्पोर्टेंट माना जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी क्लोराइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज आयोडीन। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन का होना सबसे ज़रूरी है। आयोडीन इज essential for the formation of both T3 and T4 hormone synthesis. These thyroid hormones are essential for the development of physical and mental functions of. Next question, pacemaker of heart is, कौन सी स्ट्रक्चर हार्ट के पेसमेकर के रूप में जानी जाती है? एवी नोड, एसए नोड, पुर्किंजे फाइबर, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज एसए नोड। साइनोएट्रियल नोड, यहीं से हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस या हार्ट बीट्स जनरेट होते हैं। इसे ही हम पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा जिस जगह पर कनेक्ट होती है, जुड़ती है या ओपन होती है, उसी के पास ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। ऐसे नोड 100 बीट्स पर मिनट की रेट से इम्पल्स जनरेट करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग अप स्टोरीज टू फिल इन गैप्स ऑफ मेमोरी। अगर कोई व्यक्ति अपनी मेमोरी में आए गैप्स को फिलअप करता है स्टोरीज के द्वारा, इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? रिएक्शन फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, कॉन्फैब्युलेशन या फिर लाइंग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड कॉन्फैब्युलेशन। मान लीजिए आप किसी जगह पर जा रहे हैं या कोई घटना आपके साथ हुई, लेकिन उस घटना के दौरान आप उस घटना के किसी हिस्से को भूल जाते हैं, लेकिन किसी पर्सन को बताते समय घटना के उस हिस्से को आप मनगढ़ंत कहानी के रूप में, मेकिंग अप स्टोरीज के रूप में बताते हैं, तो ये कंडीशन कॉन्फैब्युलेशन कहलाती है। पेशेंट को उस घटना का वो हिस्सा याद नहीं है, लेकिन वो फिर भी काल्पनिक रूप से उसे बता रहा है। ये घटना कॉन्फैब्युलेशन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस इन अ न्यूबॉर्न बेबी इज। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 30 to 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 32 to 34, 33 to 35, 34 to 36 सेंटीमीटर्स। The right answer is option C, it is 33 to 35 सेंटीमीटर्स। हेड सर्कमफ्रेंस का मतलब है किसी पर्सन में, किसी बच्चे में आप उसके हेड को किसी मीटर टेप के द्वारा चारों तरफ से यदि मापते हैं, उसकी कुल लंबाई को मापते हैं, परिधि को नापते हैं, तो इसे आप सर्कमफ्रेंस कहते हैं। किसी न्यूबॉर्न बेबी में अगर आप हेड एरिया को फीते से, टेप से, मेजरिंग टेप से मापते हैं, तो ये अराउंड 33 से 35 सेंटीमीटर्स होता है। और इससे ही जुड़ा एक और सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है कि जन्म के समय चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है, तो आप बताएंगे ये 30 से 33 सेंटीमीटर्स होता है। न्यूबॉर्न बेबी में चेस्ट सर्कमफ्रेंस हेड सर्कमफ्रेंस की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन इज। अगर किसी पर्सन के ब्रेन में किसी ब्लड वेसल में ट्यूमर हो जाए तो ये क्या कहलाता है? ग्लियोमा, मेनिंजियोमा, हिमेंजियोमा, एस्ट्रोसाइटोमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज हिमेंजियोमा।
ब्रेन में ब्लड वेसल्स का ट्यूमर हिमेंजियोमा के नाम से जाना जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।